सो आज हमारे सामने बहुत ही स्पेशल गेस्ट मुमुक्षु अंश रावत, जो कि बॉर्न ब्रॉट अप मुंबई से हैं, मतलब हमारे ही शहर से हैं। और ये 9 दिसंबर को पीपाड़, जो कि जोधपुर जिले में आता है, वहाँ पे इनकी दीक्षा होने वाली है। ये दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तो इनका थोड़ा सा ब्रीफ परिचय पहले मैं आप लोग को दे दूं। ये बॉर्न ब्रॉट अप मुंबई में रहे। मुंबई के बहुत अच्छे कॉलेज, टॉप कॉलेजेस में जो आता है वो है HR कॉलेज, वहाँ इनका स्टडीज कंप्लीट हुई। ये हमेशा से टॉपर्स में से रहे कॉलेज में, स्कूल्स में, और कॉलेज में रहते हुए भी ये रोड ट्रैक क्लब में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से रहे, जहाँ इन्होंने ओवर 1000 लोगों को ये लीड करते रहे। मतलब बहुत सारे सोशल लाइफ में एक्टिव होते हुए, एक्स्ट्रा करिक्स में एक्सेल करते हुए इन्होंने अपने लाइफ को बिताया। और अचानक से ये 2 इयर्स में इनका क्या टर्न अराउंड आया और इन्होंने दीक्षा क्यों इनको लेने का मन हुआ, उसकी चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज ये मुमुक्षु आत्मा से फ्रैंक डिस्कशन हमारा होने वाला है, जिससे आपको और हमें जरूर एक प्रेरणा मिलेगी कि इस पथ पे ऐसा क्या अनमोल है। जी, तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब ऑडियंस का आता है, वाई दीक्षा? आपने दीक्षा क्यों ली? जो हम लोगों को इतनी हार्ड एक्टिविटी लगती है, भावना होती है, तो वाई हैव यू टेकन दीक्षा? ऑनेस्टली दीक्षा के लिए बहुत जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब लोगों को तो पता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिनको पता है उनको उसके अंदर होता क्या है प्रॉपर्ली वो भी नहीं पता है। तो वाई दीक्षा का प्रश्न सारे लोग पूछते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है दीक्षा में होता क्या है। जिसको दीक्षा एक्चुअली पता लग जाएगी उसके लिए कभी ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि वाई दीक्षा, बिकॉज उसको पता लगेगा कि दीक्षा इज नॉट जस्ट अ चेंज ऑफ लाइफ। लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अब जो लगता है, पहले मेरी भी समझ यही होती थी कि भाई वाई शुड आई टेक दीक्षा, वाई शुड एनीवन टेक दीक्षा, यार यहाँ पे इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, वाई शुड एनीवन टेक दीक्षा। मगर एक बार आप इस लाइफ पथ पे आ जाते हो, लाइक 2 साल पहले जब मैं इस लाइफ पाथ को ट्राई करने के लिए आया फॉर द फर्स्ट टाइम, तब मुझे पता लगा यार ये लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एज सिंपल एज दैट। जैसे मैं बॉम्बे में रहता था, बहुत सुख मिलते थे, देयर इज नथिंग लाइक मुझे सुख नहीं थे, तो उस सुख में दुख मिश्रित थे। उसमें कुछ ना कुछ, तो फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ भी काम करना था तो वो काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक दुख, जब पूरा हो जाए तब जाकर के सुख चालू होता था। मगर अब यहाँ पे दीक्षा लेने, मतलब जो दीक्षा का पथ मैंने चूज किया, वहाँ पे इच्छाएं और कामनाएं ही कुछ नहीं है। लाइक देयर इज नथिंग दैट आई वांट एज ऑफ नाउ। तो अब ये जो वांट्स मेरी कैंसिल हो गई ना, दैट्स गिविंग मी सुख एवरी सेकेंड, मतलब हर क्षण मैं सिर्फ सुखी हूँ। तो फिर वो सुख का अनुभूति करने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि वापस वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, कामनाएं, सबका जंजाल भरा पड़ा है। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट 2 साल पहले जब मैं आया महाराज साहब की सेवा में और उनके साथ रहना चालू किया कि यार इस लाइफ में मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई दे रही है। और जब वो लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, आई वाज लाइक देन व्हाई शुड आई इवन गो बैक होम। इसलिए मैं 2 साल से घर गया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। Wow. So this also brings me to the second question कि यहाँ पे आपने जो एक बोला कि पहले मैं 2 साल पहले यहाँ पे ट्राई करने गया, तो ये जो ट्राई का पार्ट है, आपके मन में ये इच्छा ही कैसे हुई? जैसे हम जैसे यूथ को तो आजकल ट्राई होती है कि चलो एक बार अगर अल्कोहल का ऐड देखा तो हम लोग एक बार चख लेते हैं होता क्या है, या वी शुड ट्राई आउट सिगरेट, या यू हैव टू गो टू अनदर लोकेशन, और यू हैव टू ट्राई ब्रांडेड क्लोथ्स और सम वॉचेस। पर ये ऐसी चीज़ ट्राई करना कि एक बार जाए, तो इसका भी जो मोटिवेशन था या इसके पीछे की क्या बैक स्टोरी है? जब मैं 9-9.5 साल का था, तब माताजी और पिताजी के संस्कार बहुत बचपन से ही मुझे बहुत अच्छे मिले गए थे। लाइक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस कि कभी भी, मतलब मुझे ना ही किसी भी उल्टी तरफ, जिसको हमको बचपन से ही सिखाया गया है कि सब तो कुव्यसन होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, आई हैव नेवर ट्राइड इट। व्हाई? फॉर द सोल रीजन, मुझे बताया गया बचपन से ही कि यह महापाप है। और बचपन से ही अगर इसको, मतलब कोई भी बच्चे के दिमाग में फीड किया जाए, जैसे अपन कहते हैं ब्रेन वॉशिंग की जाए, तो हो सकता है उसके बाद वो कभी इस जगह जाए नहीं। अपन बहुत सोचते हैं ब्रेन वॉशिंग इज अ वेरी बैड थिंग, बट नो, ऑनेस्टली अगर आप उसको गुड वे में ब्रेन वॉश कर रहे हो, उसके संस्कार अच्छे से बचपन से ही डाल रहे हो, लाइक क्लीन स्लेट है, उस पर आप बचपन स्टार्टिंग से लिख रहे हो कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, एट द एंड ऑफ द डे उसके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, इट्स नॉट गोना बी मेकिंग हिम बैड। नाउ कमिंग बैक टू माई आंसर, जब मैं 9-9.5 साल का था, तब एक महाराज साहब थे, श्रद्धेय श्री प्रमोद मुनि जी महाराज साहब, उनने मुझे पूछा था
कि आप दीक्षा लोगे क्या? तो मैंने बोला ठीक है, क्या होती है दीक्षा? तो उनने बोला हमारे जैसे रहना पड़ेगा, हमारे गुरुजी ने तो 10 साल 13 दिन में दीक्षा ले ली थी, तो आपको भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो मैं छोटा बच्चा था, वो संत मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उसके भी पीछे एक रीज़न है, वो भी मैं अभी बता देता हूँ। उसमें क्या हुआ था, एक बार मैं 6.5-7 साल का था और मैं उनके व्याख्यान में गया था, और उनके व्याख्यान में उन्होंने पूछा, मैं सामने बैठा था, आपके घर में हेलीकॉप्टर है? तो मैं बोल गया नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं है मेरे पास। तो फिर मार्शल ने पूछ लिया भरे व्याख्यान में, आपको उसका दुख नहीं है? तो मैंने बोला नहीं, मेरे को दुख नहीं है। तो उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। और महाराज साहब ने इतना मुझे वाहवाही दे दी सबके सामने, देखो ये बच्चा जानता है कि अगर इच्छाएं नहीं है तो दुख नहीं है, और आप सब लोग को देखो इच्छाओं को बढ़ाते जा रहे हो। तब से मुझे लग रहा है ये महाराज साहब बड़े अच्छे हैं। मतलब समवेयर यू वांट टू से कि इफ यू गेट अप्रिसिएशन, अगर कोई तारीफ कर देता है तो वो भी कैसे एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तारीफ मिला और उस वजह से एक अट्रैक्शन क्रिएट हुआ एक संत के प्रति, एक गुरु के प्रति, तो उससे ये जर्नी कहीं ना कहीं एक स्टार्ट हुई है। एट द इनिशियल लेवल दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आपने अंश से सुना कि अब इसको रियलाइज हो रहा है कि मैं 100% ऑफ द टाइम सुख का अनुभव कर सकता हूँ। जो ये बचपने में जिस महाराज साहब के द्वारा उसका अप्रिसिएशन मिला, वो एक कब वृक्ष बना, और तब अब रियलाइजेशन हो रहा है मैं तो 100% हैप्पी रह सकता हूँ कोई एक्सपेक्टेशन के बिना। वाओ। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, बैक टू आवर स्टोरी। या ना 9.5 साल के दीक्षा के भाव तो आए थे, मगर उसके बाद वो बचपना था थोड़ा सा, तो मम्मी पापा ने भी वही समझाया कि भाई अभी आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, और फिर उसके बाद विहार हो गया और वो चले गए, वापस आ गए। तो मैं नॉर्मल स्कूल लाइफ में वापस आ गया, कॉलेज लाइफ में वापस आ गया, खूब धमा चौकड़ी मस्ती सब करी। मगर एक बार मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला था, अब आगे क्या करना। फ्रॉम द डे महाराज साहब वहाँ से निकले थे, और अब जब 20 ईयर्स का मैं था तब तक महाराज साहब के रेगुलर दर्शन, उनकी अच्छी प्रेरणा, जिंदगी को सात्विक बनाना, अच्छे आचार से पालन करना, वो सब चल रहा था। मगर वैराग्य, दीक्षा, इसका कोई नामो निशान तब नहीं था। फिर उसके बाद मैं गया महाराज साहब के पास। अब उनके प्रति श्रद्धा बहुत है, जो उनने कहा उसको करना ही है, क्यों? क्योंकि वो मेरा हित जानते हैं। उनने जो भी कहा है उसमें मेरा हित नहीं था, ये मेरे को 110% विश्वास है। तो मैंने उनसे पूछा, भैया आई हैव 3 ऑप्शंस। या तो मैं एक्चुअल साइंस कर रहा था और उसके 2 पेपर्स मैंने क्लियर कर लिए थे, तो मैं उसमें आगे बढ़ सकता था। या तो मैं अब MBA कर सकता था इंडिया में या अब्रॉड में, या फिर पिताजी डायमंड का बिजनेस करते थे तो मैं उनके साथ जुड़ सकता था। आई हैव 3 ऑप्शंस। तो मैंने मास्टर से पूछ लिया, मास्टर क्या करना चाहिए, लाइक व्हाट शुड आई डू, आई एम कंफ्यूज्ड। तो मास्टर ने बहुत अच्छी हित शिक्षा दी। उन्होंने बोला आप ये 3 चीज़ छोड़ो, आप मेरे पास आकर के रह जाओ। तो नाउ दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उनने कह दिया कि तुम मेरे पास आकर के रह जाओ, आई थिंक दैट हिट मी दैट वेरी सेकंड। कि अब मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, मैंने बस बोल दिया ठीक है मास्टर साहब मैं आ रहा हूँ। नाउ दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि मैंने हाँ बोला, तब ना ही मैंने 2 सेकंड सोचा, मैंने तो बस मुंह से हाँ निकल गया। अब गुरु कृपा थी जो वहाँ से हाँ बोलने के साथ ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैं उनके पास रहना चालू किया, और वहाँ से रेस्ट इज हिस्ट्री। सो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अंश हैज कंप्लीटेड बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS HR कॉलेज से, और कॉलेज में भी बहुत अच्छे, जैसे बता रहे थे एक्चुअल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा कोर्स होता है, और उसमें बहुत अच्छी अर्निंग्स हो सकती है। ऑलरेडी ही कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, डायमंड का बहुत अच्छा है, इनके पिताजी का काम है, बहुत अच्छा बड़ा कारोबार है पूरे इंडिया में जो ये कर रहे हैं। तो एकदम आप समझ लीजिए गोल्डन स्पून से बॉर्न हुए हुआ एक बच्चा, और अब ये जवान आई गेस 23 इयर्स अभी हैं ये, और 23 इयर्स में जो एक टर्निंग पॉइंट हम सबके, जो मैं और नमन के भी शायद लाइफ में आया था, जब हमने शायद चूज कर लिया शादी करना, बट इन्होंने इसका ऑपोजिट चूज किया है, दीक्षा लेना। तो ये दीक्षा मतलब डोंट यू थिंक आपको जब हम लोग ने हम जब उस स्पेस में थे, हमें लगता था यार दीक्षा नो यार, मतलब एक थोड़ा डर, वही इच्छा थी, एक हिचकिचाहट है ना। आज बड़ा फ्रैंक डिस्कशन हो रहा है, तो हम फ्रैंकली, क्योंकि हम भी बोध मिले, हम भी आगे बढ़े, तो बस ये फियर आपको नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा कि आगे क्या होने वाला है, कैसे लोग, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आए हो और जो बैकग्राउंड में आप अब जाने वाले हो, आई गेस दोनों बहुत टोटली ऑपोजिट हॉराइजन है, राइट? सो आप कैसे उसको मैनेज करने का सोच रहे हैं, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, वो हम जानना चाह रहे हैं। लाइफ का मजा ही तब आता है जब आपको पता नहीं है आगे होने क्या वाला है। तो नाउ आई एम सो हैप्पी कि आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, क्या होने वाला है आगे मुझे कुछ नहीं पता है, मगर आई नो दिस वन थिंग, आई एम जस्ट गोना बी हैप्पी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। मैं कल 9 दीक्षा को, मेरी 9 दिसंबर को दीक्षा हो जाए, और 10 दिसंबर को हमारा बिहार चालू हो जाए, और हम ऐसे गाँव में पहुंचे, ना ही पानी मिल रहा है, ना ही गोचरी मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है,
उस समय मुझे वो शांति का अनुभूति तो भी होगा, इररिस्पेक्टिव कि मेरे को खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सोने की जगह मिल रही है, नहीं मिल रही है, वाई? बिकॉज मैं जानता हूँ, लाइक द कार्मिक थियोरी, आई रियली बिलीव इन द कार्मिक थियोरी वेरी मच, कि वो मेरे कर्मों का उदय आ रहा है, और उसमें अगर मैं समता रखूंगा, देयर इज नो चांस इन लाइफ कि भाई मेरे और कर्म बांधने हैं मेरे को। तो एक बार वो मेरे सारे कर्म कट जाए, इट्स जस्ट अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। लाइक अपन कहते हैं निर्जरा का क्षण, वो निर्जरा का क्षण हैप्पीनेस वाला होना चाहिए, चाहे कैसे भी कर्म अगर उदय में आ रहे हो, और अगर उस क्षण में मैं हैप्पी हूं ना, मेरे पूरी जिंदगी मेरे हाथ में है उस समय, क्योंकि और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। सारे कर्म उदय में आ रहे हैं, कैसे भी कर्म उदय में आ रहे हैं, उसमें अगर मैं हैप्पी हूँ, बिकॉज आई नो दिस फॉर मैटर ऑफ फैक्ट कि जो भी कर्म मेरे उदय में आ रहे हैं उसको खत्म तो करना ही है, तो वो मैं रो के काटूं या हंस के काटूं, हंस के काटूंगा तो नहीं बांधूंगा और जल्दी जल्दी मोक्ष पहुंचूंगा। आई गेस ये जो एक अल्टीमेट गोल हर एक इंडिविजुअल को होता है, हम भी पैसे कमाते हैं, हम भी गाड़ी लेते हैं, बंगला लेते हैं, हम इसलिए ही तो लेते हैं कि हमें हैप्पी होना है। और अंश हमें बता रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मैं कैसे हैप्पी रह सकता हूँ, सब कष्टों को सहन करके वो फोरसाइटेडनेस बता रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हैप्पी रहने वाला हूँ। बस इस फिलॉसफी को लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। आई गेस वो इसलिए क्योंकि गुरुजी हमेशा वो लाइन बोलते ही है, जो छोड़ सकता है वह मालिक है। तो आई गेस इसको बहुत लिटरल सेंस में इनने ले लिया, इज एक्सपीरियंसिंग दैट। और एक जो बहुत कॉमन चीज आती है यूथ की, जो हमारे भी आती थी, कि ऐसा कहीं ना कहीं लोगों को भ्रांति होती है कि दीक्षा तब लेते हैं क्योंकि संसार में उदासीनता भाव आ रहा है, या आई कैन नॉट अकम्प्लिश एनीथिंग इन माई लाइफ। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं है। ही इज ऑलरेडी फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, ही कुड हैव चोजन सो मेनी थिंग्स। पर जो हम बोलते हैं ना कि हम दुनिया में कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं, आजकल के मॉडर्न यूथ की डिमांड क्या है कि मेरे को चीज़ में मजा आना चाहिए, देयर शुड बी फन। और अभी आपने जो ये आंसर देखा उसमें क्लियर आपको लग रहा है ही इज डूइंग दैट बिकॉज ही सेड दैट ही इज ट्रीटिंग दिस एज एन एडवेंचर। तो इनने जो बोला कि आगे क्या होने वाला है ये अगर मेरे को पता नहीं हो, हम अलग गांव में जाने वाले हैं, तो इज प्रोबेबली गेटिंग अ थ्रिल आउट ऑफ इट, इज गेटिंग अ किक आउट ऑफ इट। इसको भी एक एकदम मजे के रूप में ले रहे हैं कि मैं यहाँ जाके भी कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाला, एडवेंचर करने वाला हूँ। तो ये जो आजकल की यूथ की डिमांड है वो ऐसा ही दिख रहा है कि उसी पथ पे आगे जाते हुए आ रहे हैं। अब इससे ही एक क्वेश्चन आता है आपकी स्टोरी में एक और सुनते हुए, कि बहुत सारे लोग को अगर आगे क्या लाइफ का कोई डिसीजन इंपॉर्टेंट लेना होता है, करियर चॉइस करनी होती है, तो दे जनरली सीक द एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स और अ मेंटर, चाहे टीचर है। पर आपने जो एडवाइस सीखी मेरे को आगे क्या करना चाहिए, वो एक स्पिरिचुअल टीचर से कर रहे हो, एक गुरु से। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जब वो गुरु ने आंसर दे दिया कि सब चीज छोड़ के मेरे पास आ जा, हो सकता है कि वो आंसर मजाक के रूप में हो, क्योंकि कोई भी इंसान ये बोलता है, पापा को पूछा छोड़िए क्या करेगा, आजा तू तो मेरे ऑफिस में आजा, बैठ जा। पर वो जब उनने ये बोला, और जो निपुण बोल रहा था इम्पल्स में, आपने एक इम्पल्स में डिसीजन लिया कि आई हैव टू गो देयर, तो ये फीलिंग कैसे आई? इतना जो ब्लाइंड फेथ है गुरु के प्रति, ये फेथ आपके अंदर कैसे निर्मित हुआ? इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है कि इफ आई हैव टू टेक माय लाइफ डिसीजन आई विल कंसल्ट दिस पर्सन, और जो ये बोलेंगे वो ही मेरे लिए अंतिम निर्णय होगा। इसके पीछे का कारण जब वो हुआ था ना, मैं तो यही कहता हूँ कि वो क्षण जो था, आई थिंक वो गुरु कृपा का एक क्षण था। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे मुंह से डायरेक्ट हाँ निकला कि अब मैं आऊँगा तो मैं वापस घर पे नहीं जाऊँगा। मैंने ये तो हमारे सबको कह दिया था। अब आप जो पूछ रहे हो वो बचपन की बैक स्टोरी पे एक जाएगा वापस। मैं छोटा था, मम्मी ने मेरे को बहुत पहले बचपन से समझा रखा है, एंड फॉर दिस मैटर ऑफ फैक्ट मेरे को यहाँ पे रिइटरेट करना है कि जो मेरी माता जी है, उनका मेरे जो गुरु जी हैं प्रमोद मुनि जी महाराज साहब, उनके प्रति इतनी श्रद्धा है कि उन्होंने मेरे को बचपन में एक चीज़ बताई थी कि बेटा 24 तीर्थंकर होते हैं। हाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, मगर आज के समय में कोई भी तीर्थंकर नहीं है। मैंने ठीक है, आज के समय कोई भी तीर्थंकर नहीं है, बट तेरे को अगर तीर्थंकर समान किसी साधु को देखना है तो यहाँ पे प्रमोद मुनि साहब बैठे हैं, उनको देखना। तो वो बचपन से जो श्रद्धा माता जी की थी उनके प्रति, वो और दृढ़ होती गई मेरे लिए कि भाई बचपन को अगर आप समझा दो ये कौन है, तीर्थंकर तुल्य है। तो अब तीर्थंकर का अपना स्टेटस इतना हाई होता है कि भाई भगवान है अपने सामने। अब उनने कुछ कह दिया उसके उपरांत अपने को दिमाग लगाना जरूरी नहीं होता है। लाइक बहुत बार मेरी माता जी से भी कोई पूछता है कि भाई आपने बच्चों को कैसे मतलब दीक्षा की आज्ञा दे दी, तो वो कहती है कि भाई मैं तो इसके शरीर का ख्याल रख सकती हूँ, मैं इसके एक भव का ख्याल रख सकती हूँ, मगर जहाँ पे ये जा रहा है
जिन संतों के पास ये रहने वाला है मुझे इन पे इतना भरोसा है कि वो इसके भवों को ताड़ देंगे, वो इसकी आत्मा का सुख रखेंगे। दैट इज द मेन फैक्टर कि माता जी ने इतने अच्छे से मेरे को बता रखा है कि ये श्रद्धा बांध रखी है इन गुरु के प्रति कि जब उन्होंने बोला सब कुछ छोड़ करके आ जा, और वो क्षण मेरे गुरु कृपा से पुण्योदय का क्षण भी था, तब जाकर के क्लिक एवरीथिंग केम इन द प्लेस एंड देन आई एम लाइक यस, मुझे जाना है उनके पास रह करके अपनी जिंदगी को ट्राई करना है। आई वाज़न्ट श्योर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई मैं दीक्षा लूंगा। आई वाज जस्ट लाइक मुझे ट्राई करना, हमारा सब ने कहा है, कुछ सोच समझ करके कहा होगा, क्योंकि भाई संतों के पास दिव्य रिद्धियां होती है, उनको आगे का फोर्स ही होता ही है। अब उनके वजह से उन्होंने कहा तो लाइक आई वाज लाइक बस अब जाना है, एंड दैट वाज सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अंश यहाँ पे बता रहे हैं, और मेरे ख्याल से आज मैं और नमन वापस हमारी जिंदगी पे रिलेट करते हैं। तो हमने कभी जो आज ये अंश ट्राई वाला वर्ड बोल रहा है, ये शायद हमने कभी नहीं किया। हम आते जाते थे, यस डेफिनेटली, बचपन से हमारे भी संस्कार हमें थे कि आना जाना था, बट अंश टिक के वहां पे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, नॉट जस्ट फॉर दीक्षा, अभी दीक्षा माइंड में नहीं थी अंश के, पर अभी मन में था कि नहीं अभी मुझे सीखना है, गुरुजी ने कहा है रहने के लिए, मुझे रहना है। और ये बहुत बड़ा कारण आज शायद लग रहा है कि मुमुक्षु अंश आत्मा अब दीक्षा पथ पे आगे बढ़ने वाली है। सो आई गेस ये वीडियो को देखते हुए अभी सभी जन बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, और सबके दिलों को ये वीडियो जरूर छू रहा है कि हम हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इतने अच्छे घर से निकले हुए इतने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अंश, क्या आप जो क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट अंश को ये पूछने वाले हैं कि अंश, क्या आपका जो वैराग्य है जिसके लिए आप दीक्षा अभी लेने वाले हो, क्या वो किसी के अट्रैक्शन से है कि कोई, जैसे आप गुरुजी बार बार बोल रहे हैं, तो क्या वो गुरुजी ने कुछ हिप्नोटाइज और समथिंग हो गए हो और आप भ्रमित हो गए हो कि आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है। सो क्या वो मोह है, मतलब आपने माँ का मोह छोड़ दिया और क्या आप गुरु का मोह पकड़ लिया है? क्या आप इस कारण से दीक्षा ले रहे हो, और या फिर अभी एक बहुत इम्पल्सिव, जैसे आप बोल रहे थे इम्पल्स में एडवेंचर, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स को बड़ा एडवेंचर पसंद है, ट्राई करके आते हैं। सो व्हाट इज इट? सो आगे जब प्रश्न पूछ रहे थे ना, तभी मुझे लगा कि एक गाना था यो हनी सिंह का, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने। आई थिंक दैट्स नॉट द फैक्टर दैट्स हैपनिंग इन माय लाइफ कि भाई कोई भी यहाँ पे ना ही गुरुजी ने हिप्नोटाइज किया है, ना ही जादू टोना किया है, मुझे पता भी नहीं किसी को आता भी है वहाँ पे जादू टोना करना। मगर ये 110% श्योर है, श्रद्धा बहुत है, मगर मैं उनके प्रति समर्पित तो हूँ, मगर उनके लिए मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर कि मैं जो दीक्षा ले रहा हूँ मेरी आत्मा के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी ने जो मेरे को समझाया है वो हमेशा यही है कि भाई अभी जाते जाते मैं निकल आ रहा था यहाँ पे घर पे के लिए, तो उन्हें यही कहा था, देख भाई देखो मेरे लिए दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतने निष्प्रिय है, वो मुझे खुद आकर के बोलता है अगर आपको हमारी सेवा करनी है तो दीक्षा मत लेना, और ये मत भूलना कि आप आओगे तो हम आपकी सेवा नहीं करने वाले। तो इट्स जस्ट मैटर लाइक महाराज साहब हमेशा कहते जरूर हैं, इसको बताते हैं संयम की क्या महिमा है, मगर वो अंदर ही जब स्पार्क होता है तभी कोई दीक्षा ले सकता है। किसी के हिप्नोटिज्म से, किसी के अट्रैक्शन से अगर वो दीक्षा लेगा तो भी जैसे भगवान महावीर ने 3 प्रकार के वैराग्य बताए हैं ठाणांग सूत्र में, तो उसमें ज्ञान गर्भित भी होता है, मोह गर्भित भी होता है, दुख गर्भित भी होता है। ना ही मेरे लाइफ में ऐसा कोई दुख आया है, ना ही मेरे आदमी जैसे पूछा गुरु के प्रति कोई मोह है या किसी के प्रति कोई मोह है इसलिए मैं दीक्षा ले रहा हूँ, मगर मेरे सबसे मैं ज्ञान गर्भित वैराग्य के अंदर आऊँगा अगर तीनों में से किसी कैटेगरी में डालेंगे। तो जिस प्रकार से गुरुदेव ने सिखाया है, समझाया है, उन्हें तो हमेशा यही कहा है कि भाई जो आत्मा के लिए आप करने जा रहे हो वही आपको काम आएगा, और दूसरों के लिए अगर करने जाओगे, अगर सिर्फ मेरे पीछे आ जाओगे तो मेरे जाने के बाद क्या होगा, आप गृहस्थ बन जाओगे? नहीं, वैसा नहीं चलता है। तो जब तक आप खुद के लक्ष्य से आगे नहीं आओगे तब तक आपका कुछ होने वाला है नहीं। यस, एंड मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग ने बहुत क्लोजली अंश की लाइफ को देखी लास्ट ईयर में, और बहुत बारीकी से जब इनके जीवन को देखा तो हमने देखा गया कि बड़ा ही इंटेलेक्चुअल बंदा है ना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसको कोई इजीली इन्फ्लुएंस कर दे, मोटिवेट कर दे, नहीं, ये वैसा स्टूडेंट नहीं है। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल, हर चीज को क्वेश्चन करने वाला, दिमाग बहुत तेज है ना, बहुत ही एक चीज में ग्रास्प करने वाली पर्सन है। तो यहाँ पे जो इनका वैराग्य, हम इसको बहुत क्लोजली इसके अप्रमत्त जीवन को देखते थे, पूरे वैरागी काल को हमने सुबह से रात तक, इसने कैसे अपनी पढ़ाई में पूरा लग्न से लगा रहता था, सुबह से शाम तक, जब तक सूर्य की लास्ट किरण नहीं आती थी,
जब तक पूरा पढ़ाई में एकाग्र होते हुए पढ़ाई करते रहता था, और देखा हमने कि बड़ा हर चीज को तोल मोल के, है ना, बड़ा इंटेलेक्चुअली करते हुए अपने वैराग्य को ये पुष्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ज्ञान गर्भित होते हुए इनका वैराग्य आगे बढ़ रहा है जी। तो अब एक और आ रहा है, जो आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो वो इंस्टेंस में याद आ रहा है कि यू आर टोल्ड कि आप 2 साल के लिए आ गए थे महाराज साहब के पास, जब उनने ये चीज़ बोला था यहाँ पे ट्राई करने के लिए। तो आई रिमेम्बर हमारी पहले एक बार टॉक हो रही थी, तो आप कुछ बोल रहे थे कि मैं आया था महाराज साहब के पास, तो कुछ 1 वे टिकट करा के आया था। तो क्या आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या था? एक दृष्टांत आया था, महाराज साहब ने हमको बताया था आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, और विद्यासागर जी महाराज का पहला नाम था विद्याधर। तो अब वो आचार्य के पास गए और उनको पूछा, हम आपके पास सीखने आए हैं। तो उन्होंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बोला विद्याधर। तो फिर उन्होंने बोला तुम तो विद्याधर हो, तुम तो उड़ करके निकल जाओगे मेरे पढ़ाने के बाद, तुम तो रहने वाले हो नहीं। और तभी की तब उनने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोला कि मुझे आजीवन कोई भी ट्रांसपोर्ट में बैठने का त्याग करा दो। तो अब वो दृष्टांत सुनने के बाद मुझे लगता है कि वो उत्कृष्ट वैरागी का मतलब, वो उत्कृष्ट चीज अगर पानी हो तो वो कर सकते हैं। और उनके बारे में बहुत महाराज साहब से सुनाई था, तो मुझे तभी क्लिक हुआ कि यार अपन को भी लाइफ में यही करना है कि 1 वे टिकट लेकर के आएंगे अपन और कभी वापस नहीं जाएंगे। मगर वो जो ट्राई करने के हिसाब से आया था, उसी के बाद मेरे बड़े भैया की शादी अनाउंस हो गई। तो अब उनके लिए तो मुझे घर जाना ही पड़ा था, तो घर में गया वापस। और फिर उसके बाद जब मैं महाराज साहब के पास आया, तब मैंने सोचा चलो एक बार का 1 वे टिकट लगाना पड़ा, मगर अब कभी वापस घर पे जाएंगे नहीं जब तक दीक्षा नहीं खुलेगी। फिर उस दिन से लेकर के लगभग आज 2 साल होने को आ गए, और घर जाने का भाव भी कभी नहीं किए, और खुली भी नहीं दीक्षा, इसलिए गए भी नहीं। इसमें 2 चीज आ रही है दिमाग में कि एक तो 1 वे टिकट ये करा के आए, तो कितना समर्पण है कि 1 वे टिकट करा के आए हैं और फिर वापस से जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वी कैन सी कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं, हमें जो उदाहरण दिए जाते हैं गुरु भगवंतों के द्वारा या कुछ पढ़ने में आते हैं, तो कैसा एक एग्जाम्पल एक पर्सन को हिट कर सकता है। यहाँ पे इनने विद्यासागर जो पूर्व में विद्याधर थे, उनकी एक दृष्टांत सुना, उससे इनको एक इंस्पिरेशन मिली कि इवन आई हैव टू डू समथिंग सिमिलर। और सेकंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इनके आंसर में कि इनने बोला भले ही 1 वे टिकट कराई, पर बीच में एक प्रसंग आया कि इनके जो बड़े भाई है अमन जी हिरावत, जिनको मैं भी बहुत क्लोजली जानता हूँ क्योंकि ही इज माय क्लोज फ्रेंड, हम सेम ही फील्ड में बिलोंग करते हैं, तो उनके शादी का प्रसंग उत्पन्न हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे होने के बाद वो शादी के लिए गए हैं अटेंड करने के लिए। तो जो एक बोला जाता है कि इंसान बस एक बार यहाँ पे ये एनवायरनमेंट में आ गया महाराज साहब के पास, तो फिर महाराज साहब और सब पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है, संघ समाज वाले पकड़ लेते हैं। तो वो एनवायरनमेंट में रहते रहते इंसान वहाँ का ही हो जाता है और दीक्षा ले लेता है, तो वापिस से हिप्नोटिक वाली चीज़ हो जाती है। पर यहाँ पे इनने क्या किया, ही हैज़ एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड। फिर वहाँ पे वो गए हैं भैया की शादी के लिए, जहाँ पे एक तरीके से बोला जा सकता है यहाँ परम योग में है, और वहाँ परम भोग की जो जगह है वहाँ पे चले गए। वहाँ शादी आई गेस नाच गाना सब कुछ हुआ होगा, खुद भी नाचा था। अजय भी नाचे थे। अगेन इससे मुझे ये हो रहा है कि अगर आप वहाँ पे शादी के माहौल में भी गए, एंड पहले भी आप जब आपने आपका इंट्रोडक्शन जैसे बताया कि आप सोशल लाइफ में भी बहुत एक्टिव थे, तो वो टाइम आज आप जब इस माहौल में हैं, तो क्या आपको वो पहले की बातें या जो इच्छाएं हैं, जो आप आपके फ्रेंड सर्कल के साथ घूमते थे, पार्टी करते थे, या फिर ऑपोजिट सेक्स के लिए जो अट्रैक्शन होता है, वो जो इस एज में आना बहुत ही साइकोलॉजिकली और नॉर्मली एक बहुत ही नॉर्मल थिंग है, पर वो आप कैसे कॉन्कर कर रहे हो? क्योंकि आज बहुत फ्रैंक डिस्कशन हो रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को भी एक मोटिवेशन मिले कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हो, ये सारे डिजायर्स को। भोग की जगह पे जाके जहाँ आपको दिख रहा है कि वो सब इवेंट हो रहे हैं, कि मेरे भैया भाभी का भी संगीत हो रहा है, वो भी रिंग पहना रहे हैं, इनकी शादी हो रही, तो एक बार भी मन में भाव नहीं आया कि यार आई हैव टू गेट इनटू दिस फील्ड अगेन? No. During that whole phase, I was like, मतलब माता जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था पहले कि वो जो कमल होता है ना, वो कीचड़ में तो होता है, मगर वो हमेशा उसके ऊपर रहता है। तो अब उसी की तरह अपन को भी रहना है, अपन जा रहे हैं, जिंदगी में रह रहे हैं, मगर उसमें भी अपन को उससे अलग रहना है। तो आई थिंक दैट होल फॉर 2 months मैं घर पे गया था ना, वो 2 महीने पूरे मेरे ऐसे ही निकले कि आई वाज डूइंग एवरीथिंग जो भी मेरे दायित्व है। लाइक हमारे सर ने भी एक दोहा बताया था, सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब का पाल, अंतर्गत न्यारो रहे जो धाय खिलावे बाल।
मतलब वैसे ही सारे काम तो करने हैं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर में और कोई था नहीं, एक बड़े भैया की शादी हो रही है तो बाकी का काम मुझे ही संभालना था। सो आई वेंट, एंड बॉम्बे में हो रही थी तो आई हैड अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, मैं बहुत इजीली सारे काम कर सकता था। इसलिए लाइक मम्मी पापा को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं जाकर के सारे काम खत्म कर देता हूँ। बट वो काम करते हुए भी आई वॉज नेवर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, बिकॉज फॉर द सोल रीजन, देखो मैं खुद को सम्यक दृष्टि तो कह नहीं रहा हूँ, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्यों हो रहा था ये मेरे साथ। मगर मेरे को भाव कभी जाग ही नहीं रहे थे टू डू एनीथिंग, बिकॉज आई वाज लाइक देयर इज नो पॉइंट इन इट। उसमें कोई सार का तत्व है नहीं। एट द एंड ऑफ द डे तो एक भोग में कभी क्षणिक सुख लग भी जाए, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज वो विवेक दृष्टि जो अपन कहते हैं ना, अंदर से आई एम वेरी मच लाइक आई नो दिस फुल क्लैरिटी, दिस परफेक्ट क्लैरिटी कि भाई क्षणिक सुख में पीछे जाने के आगे बहुत दुख, मतलब क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, ये आगम की गाथाएं जो है ना ये याद आ जाती है ऑटोमेटिकली। जब याद करते हैं ना किसी भी प्रसंग में, ये क्षण भर का सुख है और उसके बाद तो बहुत काल का दुख मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो वो आगम वाणी के प्रति भक्ति भाव आने से मुझे ये भी पता है भाई नहीं करना अपने को। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन। जो फ्रेंड्स होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत पीछे से जब आप इस पथ पे, क्योंकि जब धर्म में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो समाज तो पीछे हटता ही है, वो एक बार तो गिराने की कोशिश करता है, बट फ्रेंड्स होते हैं वो तो कहते हैं पागल है कि कहाँ जा रहा है तू, तो कहाँ निकल रहा है, क्या हो रहा है। एंड यू हैड वेरी गुड फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, यू हैड अ वेरी गुड ग्रुप। तो वो क्या सिचुएशंस हुई और वो कैसे टैकलिंग हुई? गुड ग्रुप भी ऐसा है, अभी इनके वीर पिता हो गए, अब तो वो वीर पिताजी के साथ डिस्कशन हो रहा था तो बोल रहे थे अभी अंश का दीक्षा का महोत्सव आ रहा है तो इसके फ्रेंड्स का जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट का, उसमें 100 लोग तो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं और वो बोल रहे 150 लोग आने वाले, और वो बोल रहे कि अंश हमारा दीक्षा ले रहा है फ्रेंड, तो अंकल आप पार्टी कब देने वाले, वो चीज का है। तो आप सोचिए दीक्षा के प्रसंग में भी वो फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं कि पार्टी कब देने वाले हो, और 100 नहीं 150 दोस्त है, तो इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल, एचआर का क्राउड, बॉम्बे का क्राउड, वो टेम्पटेशन को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इवेंट्स हुए होंगे। तो द मोस्ट लकीएस्ट पार्ट फॉर मी वाज जब मैं निकल रहा था ना, तब मैंने सबको यही कहा था मैं बस वहाँ पे जा रहा हूँ ट्राई करने के लिए, यहाँ धर्म ध्यान के बारे में सीखने के लिए, जैनिज्म के बारे में सीखने के लिए। तो सब लोग कोई MBA कर रहा था, कोई बाहर जाके अब्रॉड में कर रहा था, कोई पढ़ाई चालू कर रहा था, कोई इंटर्नशिप कर रहा था। तो मैंने बोला मैं जैनिज्म सीखने जा रहा हूँ, तो उनको ये लगा जैनिज्म सीखने जा रहा है, ठीक है थोड़ा टाइम में आ जाएगा वापस। मगर जब 2 साल तक वापस आया नहीं, तब सब अब लाठी लेकर के खड़े, भाई साहब 2 साल तक थे तुम काम। तो अब इसलिए ऑब्वियसली दे आर मोर एक्साइटेड फॉर इट, बट दे डोंट लाइक, किसी का भी मेरे को ज्यादा रुकाव पड़ा नहीं क्योंकि मैं उनके साथ था नहीं। जब मैं निकला तब तो मैं सबको यही बोल के निकला था यार मैं जैनिज्म पढ़ाई करने जा रहा हूँ, बट अब जब मैं वापस जाऊंगा तब सुनना पड़ेगा, तब जाकर के अब खींचातानी होगी, मगर तब तक इट्स टू लेट बिकॉज नॉट इस समय को खुल चुकी है दीक्षा, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट मुझे ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम पहले भी नहीं आई थी कि वो लोग रोकें या मेरे को टेम्पटेशंस दें या कुछ भी करें, बिकॉज मैं उनके साथ जब मैं निकल रहा था, उससे पहले भी जब मैं था तब मोस्टली जब भी उससे पहले मैं था, जब मैं दीक्षा मतलब शादी के लिए गया था तब भी मैं उनसे जब मिलता था आई वाज लेकिन ना जैन धर्म की बातें जब करता था तो लोग यार तो बड़ा फिलोसफिकल बंदा बन चुका है। पहले तो अपन मस्ती की बातें कर रहे थे, बहुत फिलोसफी झाड़ता है, तो धीरे धीरे उनको पता तो लग रहा था कि भाई यार ये बंदा कहीं मुड़ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। बट वही उनको ये लग रहा है जैनिज्म बड़ा पढ़ रहा है इसलिए अभी थोड़ा बोल रहा है, निकल करके वापस आ जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा ये। बहुत बढ़िया है। तो जो फन वे में बोला जाता है हमारे संसार में, एक आती है कहावत लड़का हाथ से निकल गया है, तो शायद वैसी फीलिंग आ रही होगी, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़का हाथ से अच्छे कार्य के लिए निकल गया है। ऐसा कुछ प्रसंग इनके साथ हो रहे थे। अब इसमें एक और याद आ रहा है कि जो आप बार बार बोल रहे थे कि आगम की चीजें याद आने लग जाती है, खंड में चुका, बहुकाल दुखा और सम्यक दृष्टि जीवड़ा। तो जहाँ आगम पढ़े हैं वैसे ही हम देखते हैं कि आगम में दूसरे वर्णन भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगम में सिर्फ यही नहीं बोला गया है कि जो साधु है वो ही मोक्ष जाता है, ये भी बोला गया है कि जो गृहस्थ है वो भी मोक्ष में जाता है, ऐसी कहानियां आती है। तो क्या आपके मन में या फिर आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट है, दोस्त का तो आपने बता दिया, पर जैसे मम्मी पापा हो गए, परिवार वाले हो गए, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि यू कैन हैव बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, अगर गृहस्थ भी जा सकता है तो साधु लेके ही देखो क्यों करना है। अगर तेको क्लैरिटी है विजन की, इफ यू हैव ऑल द क्लैरिटी, तो आप यहाँ रह के करो, सपोर्ट सिस्टम है। ऑब्वियसली प्रिविलेज फैमिली से है तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मॉम डैड सपोर्ट कर लेते कि देखो जितनी साधना करनी है कर लेना। तो आपको कभी मन में नहीं लगा कि यहाँ रहते हुए आई विल हैव ऑल द फ्रीडम और फिर भी भगवान की वाणी के अनुसार मैं फिर भी मोक्ष जा सकता हूँ? वो होने के बाद भी आपने क्यों अभी दृढ़ निश्चय ले लिया है कि मेरे को साधु ही बनना है? तो गृहस्थ जो साधु
नहीं है अभी, सिर्फ ग्रस्त है, और अगर वो मोक्ष जा रहा है तो दैट्स अ रीजन कि वो ग्रस्त वेश में होकर के भी भाव से तो साधु ही है, तभी जाकर के वो मोक्ष जा सकता है। टू से दैट कि वो मोक्ष बिना साधु बने जा सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो जो गृहस्थ लिंग सिद्ध कहा है वो यही अपेक्षा से कहा गया है कि भाई गृहस्थ वेश से है, घर पे बैठा बैठा है, मगर भावों से तो वो साधु बन चुका है ऑलरेडी। और अगर मैं भावों से साधु हूँ और अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे बड़े भैया ने जरूर कहा था यार तू क्यों वहाँ पे जा रहा है, मैं स्टार्टिंग बताने वाला, तू गृहस्थ में रुक जा, तेरे को जो भी चाहिए हम यहाँ पे करके देंगे, यहाँ पर बेस्ट कर, कुछ ना कुछ आता ही है। बट मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं गृहस्थ जीवन में रहता तो मेरे में इतनी नई जो कहते हैं ना पकावट, वो उतनी भी नहीं आ पाती कि परिपक्वता। अगर मैं 2 साल जो महाराज साहब के पास रहा उतना ही टाइम अगर मैं गृहस्थ में रहता तो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं चल अब बहुत प्रॉब्लम आ गई यार, तो यहाँ पे हेल्प कर ले, और ये हो रहा है तो वहाँ पे कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अब वहाँ पे अगर जी रहे हैं तो अपन दायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, उससे भागना इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। बट अगर आप जिंदगी भर के लिए वहाँ पे जा रहे हो एंड यू आर लीविंग एवरीथिंग फॉर गुड, उसके बाद आपकी कोई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती है। मगर अगर मैं वहां पे रहूं, गृहस्थ जीवन का परिपालन करूं, अच्छे से रहूं भी, आज के टाइम में इट्स फॉर मी, मेरे लिए तो गृहस्थ जीवन साधु जीवन से ज्यादा टफ है। यार गृहस्थ कैसे रह सकते हो आप लोग, मुझे यही समझ नहीं आता है। ये गृहस्थी में रह करके भी इतना धर्म ध्यान करना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एटलीस्ट। जो साधु जीवन एकदम मस्त का जीवन है, आप लोग को इतने झंझट करने पड़ते हैं, ये वाइफ को संभालो, ये बच्चों को संभालो, ये मम्मी पापा को संभालो, पैसों को संभालो, ये को संभालो, कैसे रह सकते हो आप लोग को धन्य हो कि आप लोग इतना मार्ग चूज कर रहे हैं यहाँ पे रहने का। इसने तो पलटवार कर दिया हम लोग पे ही, हम इसको यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के बिहाफ पे हम लोग जरूर इनको काउंटर देंगे। तो जब आपने बोला तो नॉर्मल गर्ल्स, हमारे भी जो क्वेश्चन आते हैं, आप बोल रहे हो हमारी लाइफ हार्ड है, हमें तो लगता है आपकी लाइफ हार्ड है, क्योंकि हमें भले ही ये प्रॉब्लम है, तो मान लो बीवी के साथ कोई दिक्कत आ रही है, बच्चों के साथ, ये पेरेंट्स के साथ आ रही है, पर वी हैव अ चॉइस कि जब हमें ब्रेक लेना है हम ब्रेक ले सकते हैं, हम वेकेशन पे जा सकते हैं, काम भी कर रहे हैं तो संडे छुट्टी मिल रही है, अगर कोई फंक्शन में गए दिन में जाके 1-2 घंटा सोना है तो सो सकते हैं। पर आपकी लाइफ में तो जो शेड्यूल भगवान ने दिया है वो डे इन डे आउट 24/7 365 डेज अप टू हिज लाइफ टाइम आपको फॉलो करना है। आपको तो ऐसा भी मौका नहीं मिलेगा कि हमारे साथ आज बहुत सारे लोग आ गए थे, रात तक चर्चा कर रहे थे, तो मैं सुबह लेट तक उठ जाता हूँ, या आज मैं 2-3 दिन का वेकेशन लेके आ जाता हूँ। तो ये सब चीजें आपने मन को कैसे मनाया कि मेरे को वही शेड्यूल डे इन डे आउट करना है, विदाउट छुट्टी, विदाउट ब्रेक, और उसके साथ बहुत सारी चीजें तो आप सब जानते हो, नंगे पैर चलना, गर्मी सर्दी सहन करना, दैट एवरीवन नोस। तो इसके लिए आपने माइंड को कैसे एकदम दृढ़ किया है? तो अभी तक तो मैं साधु बना नहीं हूँ कि मेरे को पता लगे वो वेकेशन की भावना आती भी है या नहीं आती है। बट फॉर मी आई थिंक जो अभी 2 साल हुए, ऐसा मेरे को कभी ऐसी भावना नहीं है कि यार आई एम टायर्ड और मुझे अब थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे वेकेशन चाहिए, मुझे घर जाना है। बिकॉज फॉर द सोल रीजन हर क्षण उसमें आनंद आ रहा है। लाइक हो सकता है कि आप लोग को जो आनंद आ रहा हो वो किसी एक रीजन से आ रहा हो कि यार किसी को अपनी जॉब बहुत पसंद है मगर तो भी उसको वेकेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसको वेकेशन में ज्यादा मजा आ रहा हो। बट यहाँ पे वो जो वेकेशन का आपका टाइम है, अगर किसी को ऑप्शन मिल जाए कि भाई पूरे टाइम तो वेकेशन करते हैं, तो वो बोलेगा नहीं यार मुझे पूरा टाइम वेकेशन नहीं चाहिए, मेरे को जॉब भी चाहिए वापस। क्यों? क्योंकि दोनों में क्षणिक सुख है। वेकेशन में थोड़ा सुख मिलता है, रेस्ट मिलता है, वापस हम री एनर्जाइज होने का काम करने का मन करता है। बट वहां पे भगवान ने इतनी अच्छी चर्या बता रखी है कि आप ध्यान करोगे आपको ऑटोमेटिक शांति मिलेगी, आपको ऑटोमेटिक रेस्ट मिलेगा। आप स्वाध्याय करोगे आपकी एनर्जी उसमें ऑटोमेटिक लगेगी, आप जप करोगे एनर्जी ऑटोमेटिक लगेगी। आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ बताते हैं डू नथिंग, जस्ट बी विथ योर सेल्फ। उसमें जितना आपको अंदर से आनंद मिलेगा, इट्स लाइक पूरे सुबह से लेकर के शाम तक जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसका इतना अच्छा क्यूमुलेटिव ग्रुप बना रखा है कि आपका एवरी डे परफेक्टली निकलता है। लाइक चाहे बाहर के लोग आ रहे हो, आपको प्रवचन देना हो, आप खुद की आत्मिक शांति में जी रहे हो, और कभी कभी अगर किसी को लगता है कि अब मुझे बाहर की प्रवृत्तियों से थोड़ा सा कम करना है, तो देयर इज एन ऑप्शन ओवर हियर आल्सो। आप खुद का एक दिन का पूरा मौन लेकर के बैठ जाओ। जैसे हमारे सब लोग बदी दशमी का पूरा दिन मौन करते हैं, दैट्स अ वेकेशन फॉर देम आल्सो। बाहर के लोगों से पूरा शांति होकर के अंदर आत्मा के साथ रह सकते हैं। वो इट्स नॉट अ फैक्ट लाइक 10 दिन का ध्यान शिविर कर लो तो अपने अंदर रह लो 10 दिन के लिए, देयर इज एन ऑप्शन ओवर हियर आल्सो। इट्स नॉट लाइक पूरा आपको एक ही जगह से बांधना है। और कभी आपका मन नहीं कर रहा वेकेशन का, तो लोग अच्छे शिविर लेकर के 1000 लोगों को बुला करके पूरा दिन उनको
समझाओ, right, जो करना है आप कर सकते हो, इट्स एन ऑप्शन टू देम सो आल्सो। यहाँ पे सोशलाइजिंग भी है और वेकेशन भी है और फन भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक टाइम शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज दीक्षार्थी के लाइफ में जब दीक्षा लेते हैं तो सारी वन लाइफ में, एक ही जिंदगी में सारी चीज हमें देखने मिल जाती है। मतलब अंश ये कह रहे हैं कि दीक्षा लेनी है तो इट इज एन ऑल इंक्लूसिव पैकेज और कोई चीज आती है ये आपको जो चाहिए एकांत भी मिल जाएगा, मजा करना है मजा भी मिल जाएगा, एवरीथिंग इज देयर। एम आई राइट ऑन दिस? एग्जैक्टली, आपको जो करना है, आपके ऑप्शन इतने सारे हैं ना। बहुत मन कर रहा है भक्ति का, मन कर रहा है भजन गाना चालू कर दो, आपको अकेले में रहना है ध्यान करने चले जाओ, लोगों को समझाना है बाहर जाकर के बैठ जाओ, भक्तों की लाइन लगी रहती है हमेशा। आपको कुछ एडवेंचर करना है, गोचरी ऐसी जगह लेके जाओ कि कोई भी घर आपको पता नहीं है, नॉर्मल घरों से निकालना चल जाओ, तो इट्स एन ऑप्शन है। तो सेवा कर सकते हो। एक्सरसाइजेस, काइनेस्थेटिक आपका यूज हो रहा है, आपकी विहार, मॉर्निंग वॉक, एवरीथिंग इन द दीक्षा लाइफ, परफेक्ट चर्या। अगर Perfect आपको चर्या। अब जो आज के टाइम में बोलते हैं ना यार घोड़े दिख रहे हैं, पेट दिख रहा है, सर दिख रहा है, ये सब जो हो रहा है, अगर आप साधु जीवन की चर्या को विधिवत पालन करोगे, सुबह प्रॉपर प्रतिक्रमण करोगे, ऊपर नीचे उठक बैठक कर जो भी चीज करोगे, ऑटोमेटिकली आपके शरीर का भी लाभ होता है और आत्मा का तो लाभ को कहना ही क्या। येट अगेन इज वेरीफाइंग जो हम बार बार हमारे सेशंस में बोलते आए कि भगवान महावीर एक सुपर साइंटिस्ट है और उन्हें जो चर्या बनाई है साधु के लिए वो बहुत ही साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड है, टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स, और इसलिए इनको इस जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं लग रही है। एग्जैक्टली। ओके अंश, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपकी लाइफ में अभी ये 2 सालों में विच इज द मेन आगम की गाथा, जो शास्त्र की गाथा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी और ये 2 साल में आपको कहीं ना कहीं बहुत बार मोटिवेट करते रही, और क्यों आपको ये इतनी जल्दबाजी? क्योंकि हम आपके जीवन को जब देखते थे, मम्मी से भी आपकी बात करते थे, वो बस इसको तड़फ है, गुरुजी को भी आप बोलते थे बस मेरे को आप दीक्षा दे दीजिए, मेरे को फास्ट दीक्षा दे दीजिए, मेरे को अब नहीं यहाँ रहना है। तो ये इतनी तड़प क्यों? आप आराम से, अभी तो 2 साल ही हुए हैं, लोग ज्यादा साल भी वैराग्य काल में रहते हैं, व्हाई इज दिस अर्जेंसी? एक गाथा है, चरे पयायम परिसंख माणो जम किंची पासम यमन्न माणो लाभंतरे जीवियम बूह इत्ता पच्छा परिणायम लाभधंसी। तो जो जिंदगी में दोष जो होते हैं ना वो खाने लग जाते हैं अपने को। लाइक आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक कच्चा पानी पी रहे हो आप, तो अब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसको टच करने में मेरे को डर लगता है। वाई? उसके अंदर इतने सारे असंख्य जीव दिख रहे हैं मेरे को, लाइक लिजिट नहीं दिख रहे हैं, मगर मुझे पता है भगवान की वाणी से कि उसके अंदर बहुत सारे जीव भरे पड़े हैं। अब उसको एक सेकंड मैं और अविरति में रहूं उसके लिए इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी एज ऑफ नाउ, बी वेरी ऑनेस्ट। कि पूरी जिंदगी, मतलब इस पूरे 1.5-2 साल में भी, मतलब अब आई वाज जस्ट लाइक यार पाप नहीं करना है। जब मैं एक बार आचार्य भगवान से मिला था, आचार्य भगवान ने मेरे को एक ही शिक्षा दी थी, 18 पाप स्थान को घटाते जाओ और विरति में जितना समय निकालो वो ही श्रेयस्कर रहेगा। तो वो मेरा अमिट रेखा की तरह अंकित है। 18 पाप करने ही नहीं है भगवान को लाइफ में एक भी। अब बट जब तक मैं हूँ यहाँ पे, मेरे लिए एवरीडे खाना बन रहा है, कोई भी जो भी जीव बन रहा है वो सारा पाप किसके माथे? अंश रावत के माथे चढ़ रहा है। तो नाउ इट्स नॉट लाइक फॉर मी, मेरे को तड़प इसलिए थी कि अब बस आई डिडंट वांट कि एक सिंगल पाप भी मेरे को लगे, तो उसकी सिर्फ निर्जरा करने के भाव थे। मगर जब तक नहीं हो दीक्षा तब तक कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वही तड़प थी मेरे लाइफ में कि भाई हर समय पर, क्षण पर अपन को बस आगे बढ़ना है और इन पापों से बचना है। आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन कि भाई मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प था। सो यस, मतलब दुख दिए बिना मैं किसी को संसार में रह नहीं सकता हूँ, इसलिए दीक्षा ली जा रही है, क्योंकि एक भी जीव को ये दुखी नहीं करना चाह रहे। इनको कोई खुद करंटली अभी कोई दुख नहीं है, ये कोई शारीरिक रूप से कोई अस्वस्थ नहीं है, इनके घर पे कोई दिक्कत नहीं हुई है कि दुख में आके ये वैराग्य इनका आ चुका है, बट ये किसी और को दुखी नहीं करना चाहते। इसके लिए ये चरे पयायम परिसंकमाणों की गाथा से आई गेस ये बहुत ही रेलेवेंट गाथा हम सबके लिए कि हर क्षण हमें चेक कर रखना है कि मुझे कहाँ पाप मेरे लग रहे हैं। Exactly. तो इससे एक और चीज़ भी आ जाती है कि जो बोलते हैं कि एक आचार्य, एक गुरु का भी क्या रोल होता है, कि कैसे आचार्य ने सिर्फ एक सीख, एक छोटी सी लाइन जो बोलते हैं कि कम भाषी होते हैं, 90 तुल्य वर्ड में बोलते हैं, एक लाइन दी है और वो एक लाइन इन्होंने बोल दिया कि अमिट रेखा बन गई है, तो उनका भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले होता है।
तो जैसे आपने पहले भी एक बार बताया था कि आपने दीक्षा नहीं लूँ तब तक के लिए एक दृढ़ नियम लिया था कि मैं 1 वे टिकट करा के आ रहा हूँ महाराज साहब के पास। तो ऐसे ही आपने और भी कोई प्रतिज्ञा ली, जिसे बोलते कोई रेजोल्यूशन लिया कि जब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा तो मेरी ये एक दृढ़ प्रतिज्ञा है? हाँ, ऐसे तो ली तो थी, मतलब एक ऐसे ही रैंडम डे पे मुझे लग रहा था यार मुझे दीक्षा लेनी है। तो फिर उस दिन मुझे लगा यार मुझे मिठाइयों का शौक है, मतलब मुझे मीठा खाने में मतलब मज़ा आता था। तो फिर मुझे लगा जब तक मेरी दीक्षा नहीं हो रही मैं किस बात की खुशी मनाऊं, किस बात की मिठाइयाँ खाते बैठूं। तो तब मैंने ऐसे सोचा यार अब मैं मिठाइयाँ खाना बंद कर दूंगा। तो मैं महाराज साहब के गया, तब माता जी भी वहीं पे थी। तो माता जी को ऐसे जैसे जैसे कन्विंस किया, पहले तो यही बोला था कि चातुर्मास के एंड तक, फिर भाव बन गए मम्मी को कन्विंस करके महाराज साहब के सामने कि जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक। तो एकदम गुरु कृपा से वो तो एकदम पार हो गई। अब जाकर के जब दीक्षा खुली तब मिठाइयों की बौछार आनी चालू हो गई। मगर फिर भी अब उसी टाइम पे मेरे ये भी भाव थोड़े टाइम बाद बने थे कि अब दीक्षा कोई खुलने का आसार नहीं था, कोरोना टाइम भी आ गया था और लॉकडाउन भी हो रहा था। तो अब लग रहा है बहुत ब्लीक समय आ रहा है अब तो, और नहीं हो रहा है। तो फिर एक टाइम में लगा अब चलो एक काम करते हैं, अपन सारा तला हुआ भी छोड़ देते हैं। तो तब मेरे को फिर एक और रेजोल्यूशन लगा कि अब भाई तले भी चीज़ भी अपन छोड़ देंगे, कोई भी कढ़ाई वगैरह लगाएंगे नहीं और मिठाई नहीं खाएंगे। तब जाकर मुझे लगा थोड़ा अंदर से सेटिस्फैक्शन, हाँ अब मेरे में वो जो तड़प है वो थोड़ी और बढ़नी चाहिए। इट्स इन अ पॉजिटिव वे कि भाई अब कोई सुख, मतलब जो बाहर का सुख है उसको खाने का कोई पॉइंट ही नहीं है जब तक अपन को वो आत्मिक सुख की नहीं मिल रही है। बट अब वो गुरु कृपा से 9 दिसंबर आ रही है तो तब जाकर के देखा जाएगा जिंदगी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। आई गेस बहुत बड़ा संकल्प, ये कहते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा हम कहते हैं। और आप देखेंगे कि प्रतिज्ञा का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि ये हमारे हंगर को प्रूफ करता है कि मैं एक्चुअल में कितना भूखा हूँ दीक्षा लेने के लिए, कितना हंगरी हूँ दीक्षा लेने के लिए। और वो अंश के जीवन से हमें देखने मिल रहा है कि ही वाज सो ईगर कि बस अब मुझे कैसे ना कैसे मिल जाए। और नहीं तो आप सोचिए अगर दीक्षा का, अगर 4 दिन बाद दीक्षा का माइंड थोड़ा स्लिप हो गया, नहीं अब तो श्रावक बनना है, तो नियम तो जिंदगी भर के लिए ले लिए दीक्षा तक के। तो मतलब इट इज ये आपके लिए पीछे एक मोटिवेटर हो गया है कि नहीं अब तो दीक्षा लेनी है। वाओ, आई रियली सैल्यूट द रेजोल्यूशन। और उसमें भी वो रियल लाइफ की मतलब एकदम सही वाली प्रतिज्ञा ली है। जिस चीज का इनको सबसे ज्यादा चाह था, अभी इनने बोला कि मेरे को मिठाइयाँ बहुत ज्यादा पसंद थी, तो उस चीज का पचकान लेना, तो एक्चुअल में वो पचकान को इनने सार्थक बनाया है। सुअंश, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यंगस्टर्स का रहता है कि आज के एज में लिविंग विदाउट टेक्नोलॉजी, इमेजिनिंग योर लाइफ इवन फॉर एन आवर विदाउट मोबाइल फोन और योर लैपटॉप्स और विदाउट इंटरनेट, आई गेस ये सुनते ही आधे लोग तो वहाँ पे वैसे ही हो जाते हैं, नहीं बाबा ऐसा कैसा पॉसिबल है। एंड आप जिस उम्र में हैं, आप जाने जा रहे हैं कि जहाँ जिंदगी भर आप रेजोल्यूशन लेने वाले कि इन सब का त्याग करेंगे, बीइंग बिकॉज यू आर इन दिस एज, आपने ये सारी टेक्नोलॉजी यूज करी है, हाउ विल यू कोप अप विद दैट? मैं भी आपकी ही प्लेस पे था जब मैं 2 साल के पहले था मैं, तब मुझे ये लगता था फ़ोन इज़ समथिंग लाइक अ नेसेसिटी। लाइक अपन चाहे कुछ भी टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं करने को है, जेब से फ़ोन निकाला, थोड़ा स्क्रॉल किया, इधर उधर किया, टाइम पास करके अंदर रख दिया वापस, और उसका एसेंशियल पार्ट लाइफ का बन जाता है। आई अग्री, जब तक आपके पास समथिंग मोर इंटरेस्टिंग नहीं है तब तक। लाइक फॉर मी देयर इज समथिंग मच मोर इंटरेस्टिंग कि भाई फॉर मी राइट नाउ दैट इज टाइम वेस्ट। अब तब भी हो सकता है वो किसी के लिए टाइम वेस्ट हो, तब उनको वो टर्म देता है टाइम पास कर रहा हूँ। बट मेरे पास वो टाइम भी नहीं है कि मैं टाइम पास करूँ, कि बहुत सारी चीज़ें करनी बची है। लाइक बहुत बार मैं पढ़ाई करता हूँ ना, तो मैं मार साहब को यही कहता है, मार साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये कैसे पढ़ पाऊंगा यार, इतना अथाह समुद्र है, क्या होगा। तो मार साहब ने हमको बताया, जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना तो मेरे फ्रेंड्स आए थे अलवर के, और उनने भी मुझसे पूछा था कि प्रमोद तुम कैसे इतना जिंदगी में बोर नहीं होते, तुम कितना सारा है। तो मार साहब ने तब उत्तर दिया था, अगर दिन के 24 के 48 घंटे कर दो ना तो भी कम पड़ेंगे, मेरे पास इतना सारा काम पड़ा है। तो फॉर मी ऑल्सो इतना सारी चीज़ें हैं करने के लिए। अभी तो 32 साबम पूरे नहीं पड़े, उनकी पूरी टीकाएँ पढ़नी है, निरुक्तियाँ पढ़नी है, उसके बाद अध्यात्म की चीज़ें पढ़नी है, द्रव्यानुयोग, कथानुयोग, प्रथमानुयोग, इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। टाइम कहाँ मिलेगा अपने को? बट दैट्स द ओनली थिंग, जब आपकी इंटरेस्ट वहाँ लाइफ में आ जाती है, उस चीज़ में आ जाती है, फिर आपको ये छोड़ना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली छूट जाता है।
सब लोग को डर क्या लगता है, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, जब वो छोड़ना पड़ेगा आ जाता है तब इट्स अ प्रॉब्लम। बट फॉर मी नाउ इट्स लाइक ऑटोमेटिकली छूट गया है, मुझे कोई करने की भावना ही नहीं आती। सो अंश, जैसे कि आपने बताया था कि आप रोड ट्रैक क्लब में भी मेंबर थे, सो क्या वो लाइफ जो आपकी ये मुमुक्षु लाइफ के पहले वाली जो लाइफ थी और उसमें जो ये सोशल एक्सपीरियंसेस आपके थे, क्या वो आज आपको हेल्प कर रहे हैं, या उसमें वो जो आप सोशल सर्विसेज के लिए ज़्यादा वो क्लब माना जाता है, तो क्या वो आज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं दीक्षा की लाइफ के लिए? That was a very nice time, you know. मैं बहुत enjoy करता था वो लाइफ को। I was very much fond of that life। मैं सुबह मतलब समझ लो 7-8 बजे निकलता था, रात के 10 बजे तक वापस आता था। 3-4 साल तक तो एकदम फुल टाइम वही लाइफ चलती थी। उसमें बहुत मस्तियाँ भी करते थे, धमा चौकड़ियाँ भी करते थे, फन भी था और सोशल वर्क भी था। तो जो मैं 3rd ईयर में आया था ना, उसमें मैं एक डायरेक्टर फॉर सोशल इनिशिएटिव्स बना था मेरे 4th ईयर में। और 3rd ईयर में मैं खूब इस इवेंट था हमारा एक, उसका नाम था आशाएं अडॉप्ट अ विलेज। तो उसमें हम एक विलेज को अडॉप्ट करते थे। अब उस प्रोजेक्ट को हम लोग बहुत जी जान से मेहनत करते थे। उसके लिए हमको ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट रोट्रैक्ट प्रोजेक्ट अवार्ड भी मिला था। ऑल ओवर द वर्ल्ड से जितने भी 216 कंट्रीज है, ऑल मिलियंस ऑफ रोट्रैक्टर्स, उसमें से हमको बेस्ट रोट्रैक्ट क्लब अवार्ड भी मिला था उसके लिए। तो अब उस इवेंट में हम करते क्या थे, कोई गांव में गए, अब उस गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो हम होलिस्टिकली उस विलेज को डेवलप करके उसका अपलिफ्टमेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, पानी की प्रॉब्लम है, हम उनके लिए वेल्स बनाते थे। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, सोलर लैंप्स देते थे। एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हम खुद 7-8 दिन के लिए वहाँ पे गाँव में रह करके, गाँव के मतलब जैसे गांव वाले रहते हैं वैसे ही हम गांव में रहते थे। वहाँ पे वॉशरूम्स की प्रॉब्लम होती तो खेत में भी गए थे हम लोग। और जंगल की पहले से प्रैक्टिस तो वहाँ पे रहते हुए 7-8 दिन तक लोगों को पढ़ाते, उनको बताते कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद उनको खुद को बोलते आप आइडियाज प्रेजेंट करो खुद के बिजनेस चालू करने के, और हम उनको सीड कैपिटल देते थे, बी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। उनको वो सीड कैपिटल मिल करके उनको एक्सपर्टीज देते थे कि आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो। तो ऐसे हमने बहुत सारे मतलब लोगों को भी फंड किया है कि वो आगे बिजनेस करें, खुद आगे को जो विलेज है उसका भी डेवलपमेंट करें और खुद के इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट हो। फिर उसके बाद हमने सैनिटेशन भी चालू किया, विमेन एम्पावरमेंट भी चालू किया। वहाँ के जो भी लोग हैं उनको होलिस्टिकली डेवलप करके उनके विलेज को एक मॉडल विलेज बनाए कि बाकी के सारे विलेजेस को भी ऐसे ही अपलिफ्टमेंट मिले। तो दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड दैट। और वहाँ पे रह करके गांव वालों के साथ रह करके वो अलग ही फीलिंग होती थी। जैसे कि एक स्मॉल एग्जांपल दूंगा। एक 80 साल के बूढ़े अंकल थे। अब हमने उनके घर पे लाइट लगाई तो वो रोते रोते ऐसे हमको फेस के साथ बोल रहे थे, आप हमारे लिए भगवान समान हैं, आपने मेरे को ऐसा लग रहा है रात में पहली बार आंखें दे दी। उन्हें रात को कभी देखा ही नहीं था कैसा होता है दुनिया रात। तो फिर लाइट के बाद उनको इतनी खुशी मिलती थी। हम मतलब इतने छोटे 17-18 ईयर्स के बच्चे होकर के इतने सारे लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो फीलिंग ही हमारे अंदर बहुत छोटी थी कि हमारे पास कोई बड़े लोग थे नहीं। सारा काम हम 17-18 ईयर्स ओल्ड के बच्चे करते थे। बी इट रेजिंग 20 लाख 25 लाख crores ऑफ रुपीज, एग्जीक्यूटिंग करना उसका, चेक्स कैसे होते हैं, मतलब फ्रॉम द बेस टू द टॉप सारे काम हम करते थे। तो उसमें बहुत एक्सपीरियंस भी मिला था एंड दैट स्ट्रीट स्मार्टनेस जो अपन कहते हैं वो भी बहुत वहाँ पे समझने को मिली थी। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ रोट्रैक्ट क्लब ऑफ HR कॉलेज, मतलब वो एक प्रोफेशनल लीग है ऑल टुगेदर। वहाँ पे जाकर के हम कॉर्पोरेट से, लाइक मैं एग्जांपल दूं तो एक CEO ऑफ अ कंपनी पे भी हम जाकर के हमारा प्रेजेंटेशन तैयार करते थे, उनके सामने कैसे प्रेजेंट करना है, उनके सामने जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग जो होनी चाहिए, चाहे वो 200-500 लोगों के सामने बोलना हो, 2000-5000 लोगों के सामने बोलना हो। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पे भी मुझे लगता है मेरे ये दीक्षार्थी लाइफ में भी बहुत काम आएगा कि लोगों के सामने कैसे बोलना, कैसे प्रेजेंट करना किसी चीज़ को, उनको कैसे समझाना। एंड एट द सेम टाइम जो करुणा की भावना मेरे वहाँ पे पैदा हुई थी, वो करुणा की भावना मेरे अंदर और आप्लावित करते करते बढ़ी रही है। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द वेरी गोल्डन मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। करुणा जो इनकी वो टाइम, वो संस्कार जो इनके 4 साल 5 साल में गए हैं, और वही करुणा ने बहुत बड़ा विस्तार का रूप आज ले लिया है कि अब वो किसी भी जीव पे दुख नहीं पहुंचा सकते, वो करुणा की लेवल बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं ये
देखने को मिल रहा है कि वो सोशल सर्विस में भी अगर हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं हमारी सांसारिक लाइफ में, वो हमारे में एक बहुत गहरे संस्कार को छोड़ रहा है जो हमें अंश के जीवन में यहाँ देखने मिल रही है। क्योंकि मैं भी इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ। कॉलेज में जब हम भी एनएसएस यूनिट में थे और अंश के जैसे हम भी कॉलेजेस और आदि में सेवाओं का काम करते थे, तब ये फीलिंग कि आज जो भी हम प्रोफेशन यहाँ पे चूज मैंने भी किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो सोशल सर्विस का बीज रहा हुआ था, जिसकी वजह से वो आज ये फाउंडेशन ग्रो होते हुए भावना आती है कि हमें कुछ जन शासन के लिए काम करना है। सो ये बढ़िया है। तो आप सब लोगों के सामने एग्जाम्पल आ रहा है जो ये बार बार बोल रहे सेवा, सेवा इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स आ गए कि सेवा ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है। आपकी पब्लिक स्पीकिंग हो रही है, मैनेजमेंट हो रही है, आपके अंदर करुणा के भाव आ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा हमारा भी मुमुक्षों की तरह कि जहां पे ये पंचेंद्रिय जीव की सेवा कर रहे थे, यानी ह्यूमन बीइंग्स की सेवा कर रहे थे, वहां से जो भगवान ने बोला इनका सेवा का दरिया और बढ़ता गया। और अब ये पंचेंद्रिय से पूरी यात्रा करते करते आज अब ये वो विलक्षण क्षण आने वाला है जब ये 6 के 6 काय की जीवों की रक्षा करे, 5 के 5 इंद्रियों की जीवों की रक्षा करेंगे लाइफ लॉन्ग के लिए। तो कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट विद डूइंग सेवा, यही इससे हमें एक सीख लेने को मिल रही है। तो अब हम हमारे इंटरव्यू के एंड पे आते हैं। तो अब हम अंश जी से ये जानना चाहेंगे कि आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप दीक्षा रही है संसारिक रूप में, एक मुमुक्ष के रूप में, आपका ये जो पूरी दुनिया है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? स्पेशली युवाओं और हमारे पेरेंट्स के लिए क्या स्पेशल मैसेज आप देना चाह रहे हैं? मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत अच्छा अफेक्ट किया था, जो मेरा टर्निंग पॉइंट बना था, वो बहुत सारे युवाओं का बन सकता है, मगर उनको जो होल्ड बैक हो रहा है वो इसी चीज़ का है कि वो लोग ट्राई नहीं कर रहे इस लाइफ को। आई थिंक फॉर मी एंड फॉर एवरी वन हु इज आउट हियर, हु इज लिसनिंग, हु वांट्स टू ट्राई समथिंग। जैसे बचपन से और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे बोलते हैं यार मुझे एक सोलो ट्रिप मारनी है, मुझे मसूरी जाना है, मुझे नैनीताल जाना है, सोलो ट्रिप करूंगा। कोई बोलता है मुझे वर्ल्ड टूर करना है, कोई बोलता है मुझे ये ट्राई करना है, कोई मुझे ये एडवेंचर करना है। तो टेक दिस ऑल्सो एज एन एडवेंचर कि अब इसमें आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि एक समर वेकेशन या फिर जब भी आपको टाइम मिले, लाइक अराउंड 10 to 15 डेज आप अपने बिजी शेड्यूल से निकाल करके अपने जो युवाएं हैं जिनके पास अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, ड्यूटीज़ नहीं है, जस्ट टेक द टाइम आउट ऑफ योर लाइफ और गुरु भगवंतों की सेवा में जाइए, वहाँ पे रह करके उनका जीवन सीखिए। अगर आपको दीक्षा नहीं ले पाओगे तो कम से कम अच्छे श्रावक तो बन पाओगे, अच्छे बीज जो अच्छे रूट्स होते हैं वो आपके मजबूत हो जाएंगे, भगवान ने क्या फरमाया है वो समझ आएगा, ज्ञान मिलेगा, गुरु भगवंतों की सेवा होएगी। लेकिन वो 10-15 दिन में आपकी ज़िंदगी बदलेगी और 360 डिग्री बदलेगी, इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ। वाई? बिकॉज मैं खुद देख चुका हूँ, उसके प्रोसेस के थ्रू जा चुका हूँ। तो मेरी यही कोशिश रहेगी और यही मतलब मैसेज तो क्या, एक छोटा सा नम्र निवेदन है सब लोगों के लिए कि आप यही ट्राई करें अपने लाइफ में युवाओं को कि एक बार टाइम निकाल के गुरु भगवंतों की सेवा में रहें। और माता पिताओं के लिए तो यही है, आप बचपन से बच्चों को जैसे होटल्स में लेकर के जा रहे हो तो उनको थोड़ी पता था कि होटल्स क्या होते हैं, उनको नहीं पता है पाव भाजी क्या होती है, पिज्जा क्या होती है, आप ही उनको खिला रहे हो, उनको बता रहे हो। इसी प्रकार आप भी अगर उनको बचपन से ही धर्म क्या है अगर आपको नहीं आता तो गुरु भगवंतों के थ्रू उनको समझाना धर्म क्या है। और अगर आप खुद जानकार हो तो खुद उनको टाइम दे करके उनको समझाओ कि धर्म क्या होता है, तो उससे उनकी इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन जब पहली बार बच्चा जाता है स्कूल तो रोता है, नहीं जाना नहीं जाना, क्या आप उसको डालना छोड़ देते हो? नहीं, उसको स्कूल तो डालोगे वरना बच्चे को क्या आएगा। इसी प्रकार अब आप अगर बोलोगे इसका तो मन ही नहीं लगता धर्म में, वो तो जाना ही नहीं चाहता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी आत्मा का ख्याल नहीं रखोगे, सिर्फ शरीर का ख्याल रखते रहोगे। आप उनके पेरेंट्स हो तो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पेरेंट्स के लिए मैं कह सकता हूँ, उन्होंने मुझे बेस्ट एजुकेशन दिया, उन्होंने मेरे को सारे सुख सुविधा दी, उन्होंने मेरे को ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई और साथ में उन्होंने मेरे को धर्म का भी पूरा नॉलेज दिया। तो आई थिंक वो ऑलराउंड डेवलपमेंट पेरेंट्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये धर्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आध्यात्मिकता बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उनको जिंदगी में बच्चों को देना ही चाहिए। आई थिंक दैट्स द नम्र निवेदन। अब मेरा एक और नम्र निवेदन है आप लोगों के लिए कि मेरी दीक्षा का प्रसंग 9 दिसंबर को पीपाड़ शहर जो जोधपुर जिले के अंदर आता है वहाँ पे होने वाला है। मैं यही भावना भाता हूँ आप सब वहाँ पे आइए, मेरे को खूब आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मेरा संयम पथ खूब आगे अच्छे से सफलता से आगे ही बढ़ते रहे। यही इनने बोला है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं,
आज मुमुक्ष के रूप में आप इनको लास्ट टाइम देखने वाले हैं, और जो इनका कोर मैसेज आया था कि वी हैव टू कम एंड एक्सपीरियंस दिस लाइफ, तो अब हमें वो मौका मिल गया है। 9 दिसंबर को वो तारीख आ रही है, हमारे मन में भी वो अवभाव आ रहा है। तो अगर आपको सही रूप में अगर इनकी अनुमोदना करनी है और इनके मैसेज को एक्सपीरियंस करना है, इनकी लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, तो कम बी अ पार्ट ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।